तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। किचन एवं टेरेस गार्डन में कौन कौन सी फसलों का चयन करें, मधुमक्खी पालन व्यवसाय से अधिक लाभ लेने हेतु नई तकनीक, दुधारू पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा उत्पादन पर जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपने किचन और टेरेस गार्डन की उपयोगिता और इसके लाभ के बारे में जाना, तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे किचन और टेरेस गार्डन में कौन कौन सी फसलों की सफल खेती कर सकते हैं, जिस पर जानकारी दे रही हैं जिला उदयपुर की एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर लतिका व्यास। घर के आसपास या छत पर सजावटी तरीके से किचन एवं टेरेस गार्डन की योजना बनाना, जो कि वहां के स्थान के वातावरण में अच्छा प्रभाव डालने के साथ साथ जिस उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया है उसकी पूर्ति कर सके। ये तकनीक शहरी क्षेत्रों के इलाकों में काफी लाभकारी है, क्योंकि शहरों में घनी आबादी एवं मकानों के कारण बढ़ता तापमान, दूषित होता वातावरण, ताजे एवं स्वस्थ फल सब्जियों के अभाव के कारण शहरी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः आप किचन या टेरेस गार्डन स्थापित कर अपने घर का तापमान नियंत्रण, वर्षा जल का उपयोग एवं बचत के साथ साथ प्रतिदिन परिवार में सामान्य रूप में उपयोग में लाई जाने वाली सब्जियों, फलों या सजावटी फूलों को घर की छत पर उगाकर लाभ लिया जा सकता है। पोषाहार वाटिका वो वाटिका होती है जहाँ पर कि हमको मौसमी सारी फल और सब्जियाँ हमारे घर के लिए प्रतिदिन दोनों समय के लिए उपलब्ध हो जाए। पोषाहार वाटिका इसलिए ज़रूरी है हमारे घर के आसपास कि प्रतिदिन जो सब्ज़ी हमारे भोजन में होनी चाहिए वो हमें बाज़ार जा कर के लानी पड़ती है, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। मगर यदि हमने ये पोषाहार वाटिका अपने घर के आसपास लगाई है तो बिना पैसे में और फ्रेश सब्ज़ी हमको हर समय उपलब्ध हो जाएगी। गृह वाटिका एवं टेरेस गार्डन में विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, हल्दी, धनिया, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, चौलाई, गोभी, लौकी, करेला और खीरा इत्यादि लगा सकते हैं। और फलों में आप आम, अमरूद, केला, स्ट्रॉबेरी आदि को आसानी से लगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन का 3 तरह के कार्य होते हैं। एक तो हमारे को शक्ति प्रदान करना है, दूसरा शरीर के विकास का कार्य करना है और तीसरा शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करना है। जो फल और सब्जियां होती जो हम पोषाहार वाटिका में लगाते हैं तो वो हमारे को यदि प्रतिदिन मिल रही है तो हमारे शरीर को वो रोगों से रक्षा करने का काम करती है और शरीर को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। और इन सब्जियों की उपलब्धता प्रतिदिन हमारे को मिल जाती है क्योंकि इनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। जितनी भी रंग बिरंगी सब्जियां होती है जैसे टमाटर हैं लाल और पीले, जैसे कि हरी मिर्ची है, कैप्सिकम, आपके पपीता है और जो बैंगन है में जो पर्पल कलर है वो हमारे को कैंसर से बचाने का कार्य करता है। तो जितनी भी रंग बिरंगी सब्जियां हैं ये हमारे को शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो और भी कई तरीके के कार्य हमारे शरीर में करते हैं, जैसे कि बालों को काला रखना है, ज्योति को प्रदान करना है।
गृह वाटिका एवं टेरेस गार्डन से हमें जो ताज़ा फल सब्जियां मिलती हैं, उनको खाने से कई तरह के रोगों से बचाव भी होता है। इसीलिए सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसमों में अपनी आवश्यकता अनुसार फल सब्जियों को उगाना चाहिए। यदि एक परिवार को प्रतिदिन 50 रुपए की सब्जी लानी है तो एक साल में 365 दिनों में उसको तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि पोषाहार वाटिका आपने अपने घर के आसपास लगा रखी है तो ये 15,000 रुपये का सालाना हमारा बचत हो जाएगी और प्रतिदिन फ्रेश सब्जियां हमारे खाने में मिल जाएगी। पोषाहार वाटिका का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका भी है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सेम की फली की बेल है, ये हम ज़मीन से भी लगा सकते हैं और यदि टेरेस पर यदि हम लगा रहे हैं पोषाहार वाटिका तो आप इस तरह से इसको छा सकते हैं, तो आपको मिनिमम जगह में मैक्सिमम वेजिटेबल्स आपको मिल सकती हैं। इसी की तरह सेम की फली की तरह लौकी है, तुरई है, करेला है आदि, ये सारी सब्जियां इसी तरीके से बेल के रूप में चढ़ाई जा सकती हैं और ज़्यादा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। शहरी महिलाओं को भी ये कहना चाहूँगी कि वे यदि उनके पास ज़मीन नहीं है और हमको प्रतिदिन फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए तो हम गमलों में और कार्टून में और बालकनीज़ में, टेरेस पर भी ये सब्जियां लगाकर हम उनकी उपलब्धता को हासिल कर सकते हैं। अतः जो लोग गृह वाटिका एवं टेरेस गार्डन लगाना चाहते हैं उनको पहले से ही सब्जियों की नर्सरी तैयार करनी होगी। तो किस प्रकार से तैयार करें सब्जियों की नर्सरी, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AS जोधा। ये जो प्रो ट्रे दिख रही है इसके अंदर हम इस हिसाब से पौधे तैयार करेंगे कि वो एक फैमिली के लिए मान लो 6 पौधे ना बैंगन की ज़रूरत है, 6 पौधे आपको मिर्चों की ज़रूरत है, 6 पौधे आपको आल तोरू करेले की इनकी ज़रूरत है, टमाटर की ज़रूरत है। तो इस प्रो ट्रे के अंदर हम इसको भरते हैं जिसके अंदर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला करके इसमें लगाएंगे और इसमें पौधा जब बड़ा हो जाता है, जब 20-25 दिन का हो जाता है, जबकि यहाँ पर जो भी आदमी चाहेगा उसको ये प्रो ट्रे मिल जाएगी और वो अपने घर जा कर के और जो कोकोपीट लगा सकता है प्लांट्स को और अपने जो किचन गार्डन को सुंदर बना सकता है। किचन एवं टेरेस गार्डन के लिए आप बैंगन, टमाटर, मिर्च और गोभी वर्गीय फसलों को नर्सरी पोट्रे में आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको कम समय में ताज़ी सब्जियां मिल सके। इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए कि जो पौधा लें उस पर किसी भी तरह का इंसेक्ट्स नहीं होना चाहिए, किसी तरह की बीमारी के सिम्टम्स नज़र नहीं आने चाहिए। अगर कोई पौधे पे बीमारी का आता है तो उसको निकाल करके उसी समय नष्ट कर दें। सब्जियों की रोप लगा दी है, इसके अंदर इसमें बीज डाल दिया है और अभी 2-3 दिन बाद बीज उगा नहीं है। अब 2-3 दिन बाद में ये उग जाएगा और करीबन 20 दिन के अंदर है ना पौध तैयार हो जाएगी, जिससे कि आप पोट के अंदर है ना ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। टमाटर की रोप दिख रही है, इसमें ये तैयार है और 10 दिन के अंदर वो बड़ी हो जाएगी और इसको कंटेनर में ले जा करके या अपने घर पर ले जा करके गृह वाटिका के अंदर लगा सकते हैं। इसमें एक में वर्मी कंपोस्ट है और एक में कोकोपीट है और एक में जो रेत है, क्योंकि पौधे को चलने के लिए माध्यम चाहिए। नर्सरी तैयार करने के लिए कोकोपीट 2 भाग, परलाइट 1 भाग, वर्मिकुलाइट 1 भाग मिलाकर पोट्रे में भर देते हैं ताकि लगाई गई नर्सरी से स्वस्थ पौधे प्राप्त हो सकें। कोशिश ये करते हैं कि पौधे को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट मिले, उसके लिए वर्मी कंपोस्ट लिया है। कोकोपीट केवल इसलिए लेते हैं कि थोड़ा हल्का रहता है, एरेशन अच्छा करता है, पौधे को पकड़ कर रखता है। और मिट्टी इसलिए ले रहे हैं कि उसको प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स है ना वो मिल जाए। मिलने के बाद में हम इसको प्रो ट्रे के अंदर भरते हैं और भर के इसके अंदर बीज लगाएंगे, जिससे कि पौधा अच्छा चले और 20-25 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। और उसके बाद में यही मिक्सर है ना इसको बड़े कंटेनर्स में लेकर के और भरेंगे और उसमें बीज के अंदर पौधा लगाते हैं। और पौधे की ऊंचाई है कम से कम 25 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, जिससे कि पूरा उसको जड़ों को फैलने का पूरा मौका मिलेगा। और उसके बाद में पानी देते रहेंगे तो पौधा अच्छा चलेगा और आपको ना सब्जी मिल सकती है। और घर में जो आपका फालतू समय है उसका भी उपयोग होगा। और छत पर आप लगाएंगे और आप पूरे छत को अगर आप ये इस बैग से कवर कर लेते हैं तो छत है ना गर्मियों के अंदर भी ठंडी रहेगी और सर्दियों के अंदर है ना ज़्यादा सर्दी के कारण ना सर्दियों में भी ज़्यादा सर्दी से ना छत को ना बचाएगा। इस प्रकार आपको जो मकान का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में अंदर नीचे से ठंडा रहेगा और सर्दियों के अंदर है ना गर्म रहेगा। तो आपका जो कूलर का और जो AC का जो बिल है उसमें भी भारी कटौती हो कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द होंगे हाजिर।
मधुमक्खी पालन व्यवसाय से अधिक लाभ लेने हेतु नई तकनीक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन को अपनाकर प्रदेश के बहुत सारे किसान काफी मुनाफा कमाते हैं। तो उन मधुमक्खी पालकों के लिए मधुमक्खी पालन में नई इजरायली तकनीकी की जानकारी लाए हैं, जिसे अपनाकर अधिक लाभ लिया जा सकता है। इस इजरायली तकनीक से किसानों को क्या क्या लाभ हैं और किसान इस तकनीक को कैसे अपना सकते हैं, आइए जानते हैं हरियाणा के परामर्शकर्ता डॉक्टर CJ जुनेजा से। ये हमारा जो मधुमक्खी पालन का जो इकाई आप देख रहे हैं, ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत हमने ये यूनिट स्थापित किए यहाँ पर। और इसका मेन मकसद ये है कि हम फार्मर्स को किस तरह से एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दे सकते हैं, और दूसरा वो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकता है। कम भूमि वाले किसानों के लिए ये काफी लाभदायक है, क्योंकि मधुमक्खी पालन के लिए काफी कम जगह की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन खेती के सहायक व्यवसाय के तौर पर काफी लाभप्रद साबित हो रहा है और राज्य के किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले शहद की अधिक मार्केटिंग न होने से किसानों को निराशा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब देसी और विदेशी कंपनियों की मार्केट बढ़ने से मधुमक्खी पालन के किसानों के लिए ये शहद बेचना सरल हो गया है। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि ज्यादातर हमारे किसान भाई जो हैं वो सिंगल बक्से, मतलब नीचे का एक का बक्सा यूज करते हैं मधुमक्खी पालन के लिए, जिसको हम कहते हैं ब्रूड चैम्बर या बच्चा कक्ष। उसी में से वो शहद निकाल लेते हैं, जिसमें बड़ी दिक्कत आती है, कई बार शहद शुद्ध नहीं निकल पाता। तो हम फार्मर्स को ये ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ये प्रोपेगेट करना चाहेंगे इस ट्रेनिंग के, कि उनको डबल बक्सा यूज करना है, यानी नीचे बच्चा कक्ष है और उसके ऊपर जब 10 फ्रेम के ऊपर मक्खियां पहुंच जाएं, उसके ऊपर जो है सुपर कक्ष, जिसको हम कहते हैं शहद का कक्ष लगा दें, ताकि नीचे के बक्से में रानी मक्खी है, नर मक्खियां हैं, मजदूर मक्खियां हैं, कच्चा शहद है, पका हुआ शहद है, अंडे हैं, लार्वा है, प्यूपा है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है मधुमक्खियों को शहद की, वो नीचे के बक्से में जमा होती रहती है। अगर हम ऊपर के बक्से से शहद निकालेंगे तो आपको 100% शुद्ध शहद मिलेगा, उसमें कोई अंडा नहीं है, लार्वा नहीं है, प्यूपा नहीं है। अगर किसी कारणवश आप समझते हैं कि कोई रानी मक्खी ऊपर जा रही है, अंडा दे देती है, हम इसके बीच में, दोनों बक्सों के बीच में रानी अवरोधक जाली भी लगा देते हैं, ताकि रानी ऊपर नहीं जा पाती। तो एक तो हमारा मकसद ये है कि अच्छी किस्म का 100% प्योर शुद्ध शहद फार्मर्स निकालें। दूसरा, हमारे इसके साथ एक और भी एक ऑब्जेक्टिव लगा रखा है कि आमदनी फार्मर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो शहद के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को हम ये ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से उनको ये बताएंगे कि शहद के अलावा वो पराग भी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा गोंद, प्रोपोलिस जिसको हम कहते हैं, यानी बक्सों के ऊपर मधुमक्खियां जो हैं गोंद इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। वो बोरी के नीचे लगा रहता है, उसका कोई किसान फायदा नहीं लेता, लेकिन वही अगर गोंद जो है आप उसको वैज्ञानिक विधि से अगर आप निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो आपको अच्छी आमदनी मिल जाती है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन के अलावा भी कई फायदे पहुंचाता है। किसानों की खेती की फसल में मधुमक्खी पालन से पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। उन्होंने बताया कि फूलों की पैदावार में इनसे 30 से 40% और तिलहन दलहन की पैदावार में लगभग 10 से 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। बेहतर परागण के कारण फसलें भी एक ही समय पर पकती हैं। जंगलों से मधु एकत्र करने की परंपरा लंबे समय से लुप्त हो रही है। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में स्थापित हो चला है। तीसरा, हमारा ये भी एक उद्देश्य है कि अगर आप 1 क्विंटल शहद निकालते हैं तो आप 2 से 4 किलोग्राम तक मोम ले सकते हैं। आप देखते हैं ना, जैसे कोई पेड़ पे छत्ता लगा हुआ है, लोग शहद निकालते हैं, धुआं दिया, मक्खियों को उड़ा दिया, छत्ते को निचोड़ देते हैं कपड़े के माध्यम से, कपड़े के बीच में डाल के, और छत्ते को फेंक देते हैं। वास्तविकता यह है कि शहद से जो मोम है वो 3 गुना महंगा है और मोम की डिमांड बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर। तो किस तरह से आप शुद्ध मोम
यानी जो शहद जब निकालते हैं तो ऊपर से इसकी कैपिंग को उतारा जाता है, उसमें मोम होता है और उससे आप अच्छा कैसे वैज्ञानिक विधि द्वारा अच्छा मोम तैयार करके आमदनी को आप बढ़ा सकते हैं। यानी मकसद यही हमारा है कि आमदनी कैसे बढ़ाई जाए और लोगों को रोजगार कैसे दे। इतना अच्छा कोई भी प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। यानी आज की तारीख में जो हमारे किसान भाई हैं वो कच्चा शहद बेचते हैं। ज़्यादातर किसान, आप ये समझ लो कि 95% से भी ज़्यादा किसान कच्चा शहद देते हैं। शहद का रेट क्या है? 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक। ये बदलता रहता है समय समय पर, डिमांड कैसी है मार्केट में। लेकिन हमारा उद्देश्य ये होगा कि यहाँ पर जब ये हमारा स्थापित हो जाएगा पूरा सेंटर, तो यहाँ पर आप हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, यानी शहद को साफ करने का प्लांट लगाएंगे। उसमें क्या होगा कि हमारा मेन मकसद ये होगा कि किसानों को हम क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। यानी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, हो सकता है 2-4 रुपये या 5 रुपये 1 किलो का हम फार्मर से लेंगे, जो कि ना के बराबर है। तो फार्मर्स जो 100 से लेकर 150 रुपये किलो बाजार में बेचता है शहद को, वो अगर यहाँ पर प्रोसेस करवा लेता है और 1 किलो पे 5 रुपये या 4 रुपये उसके खर्च भी हो जाते हैं, तो वही शहद वो 250 रुपये से लेकर 300 रुपये 350 रुपये किलो तक बाजार में बेच सकता है। यानी हमारा उद्देश्य है कि मधुमक्खियों से पालन करके आप शहद का भी उत्पादन करो, आप मोम का भी उत्पादन करो, पराग भी लो, गोंद भी लो और शुद्ध शहद को आप प्रोसेस यहाँ पर करवा के अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द होंगे हाजिर। दुधारू पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा उत्पादन पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। दुधारू पशुओं के पालन में प्रमुख है आहार व्यवस्था, जिस पर सबसे अधिक लागत खर्च आता है और जिसमें हरे चारे का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। लेकिन बहुत से किसान अपने पशुओं को वर्ष भर हरा चारा नहीं दे पाते हैं, जबकि सही हरे चारे वाली फसलों का चुनाव करके पशुओं के लिए वर्ष भर चारा उपलब्ध करा सकते हैं। परंतु कैसे? इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी हरिद्वार के डॉक्टर अमित कुमार। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम व्यावसायिक पशुपालन करते हैं तो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम अपने पशुओं में जो सबसे ज़्यादा खर्च हमारा होता है वो खिलाने पिलाने पे होता है। और खिलाने पिलाने के लिए पशुओं को हमारे पास जो उपलब्धता होती है वो होती है एक तो हरे चारे की, सूखा चारा जिसमें अक्सर हम गेहूं का जैसे हमारा भूसा होता है उसको हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से दाना एक हम जो खिलाते हैं पशुओं को, क्योंकि हमारे पशुपालक भाई जानते हैं जब हम पशुओं को दाना खिलाते हैं तो वो ज़्यादा कीमत का होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है और ज़्यादा दाना खिलाने की स्थिति में हमें उतना लाभ नहीं हो पाता पशुपालन से। तो पशुपालन से ज़्यादा लाभ लेने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने पशुओं को हरा चारा ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, क्योंकि किसान भाई इसको अपने फील्ड पे उगा सकते हैं, आसानी से खिला सकते हैं। अब ये भी समस्या आती है कि जब हमारे किसान भाई हरा चारा उगाते हैं मौसम के हिसाब से, जैसे रबी में बरसीम है, जई है, उसी प्रकार से जब खरीफ में हम जाते हैं तो जवार, लोबिया ये हमारी फसलें आती हैं, तो अक्सर क्या होता है कि इन फसलों को उगाने में अक्सर हमारे बीच में कुछ महीनों का गैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पशुओं को हरा चारा पर्याप्त नहीं मिल पाता। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे एक नई तकनीक का परीक्षण किया गया है जिसको कहते हैं हरे चारे की 3 प्लाट पद्धति, 3 प्लॉट फॉरेस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। उस तकनीक से अगर आप हरा चारा उगाएं तो अपने पशुओं को लगभग 1 एकड़ के 1/3 हिस्से से आप जो है साल भर 2 पशुओं के लिए जो 10 लीटर से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करते हो उनको लगभग जो है आप 35 से 40 किलो हरा चारा प्रतिदिन के हिसाब से खिला सकते हैं। यानी इस तकनीक से हम लगभग 60 से 80 किलो हरा चारा प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप अपने पशुओं को जब हरा चारा ज़्यादा खिलाएंगे
तो दाने पे निर्भरता कम हो जाएगी, आपको दाना ज़्यादा नहीं खिलाना पड़ेगा, और आपका पशुपालन दूध के मामले में जब दूध उत्पादन की बात करते हैं तो ज़्यादा लाभकारी रहे। और इस हरे चारे की पद्धति में हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्लॉट है उसको 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। प्रथम हिस्से में जब हमारा फरवरी का समय आता है, जैसा कि अब आने वाला समय है, फरवरी के समय में 15 फरवरी के बाद हम लाइनों में नेपियर घास की बुआई करते हैं प्रथम और द्वितीय प्लॉट में, और डिस्टेंस को जो है हम 1 मीटर से या अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं कि ताकि उसमें हम कल्चरल प्रैक्टिस जो दूसरी हैं वो कर सकें, तो उस हिसाब से हम उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और प्रथम और द्वितीय प्लॉट में जो हमारा होता है उसमें पहले नेपियर घास की बुआई लाइनों में करते हैं। प्रथम प्लॉट में लाइनों के बीच में हम जो है आगे चल के उसमें ज्वार और लोबिया की बुआई करते हैं, और इसी प्लॉट में जब हमारा रबी का मौसम आता है तो हम उसमें बरसीम की बुआई करते हैं। जो हमारा द्वितीय प्लॉट होता है जिसमें कि हमने लाइनों में नेपियर घास की बुआई की है, उस लाइनों के बीच में हम जो है रबी के मौसम में जाके हम लुसर्न की बुआई करते हैं, रिजका जिसको हम कहते हैं, बहुवर्षीय काट में होता है और लगातार काट देने की अक्षमता रखता है। इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा प्लॉट होता है उसमें हम फरवरी के बाद जो है उसमें मक्का की बुआई करते हैं, और इस तरह हम उसमें लगातार 3 फसल मक्का की ले सकते हैं हरे चारे की। और 3 फसल लेने के बाद हमारा जैसे रबी का मौसम आता है तो उसमें हम जई की बुआई, जई और सरसों की बुआई उसमें कर देते हैं। पशुपालक भाइयों, जैसे इसमें हम 3 प्लॉट पत्ती में हरा चारा उत्पादन करते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि जो हमारी नेपियर घास है वो सर्दी के मौसम में थोड़ा डोरमेंट फेज में चली जाती है, तो उस समय में हम बरसीम और जो लुसर्न जो हमारा पहले और द्वितीय प्लॉट में होता है उसको हम अपने पशुओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि तीसरे प्लॉट में जई भी है तो जई का भी उपयोग हम बरसीम और इनके साथ कर सकते हैं। ये हमारे रबी के मौसम में लगभग 3 चारे एक साथ हमें उपलब्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो फरवरी के बाद का मौसम होता है, क्योंकि जब गर्मी आती है तो अक्सर हमारी बरसीम समाप्त हो जाती हैं, तो उस समय पे हमारी नेपियर घास अच्छा हरा चारा देने की स्थिति में होगी, और उसको आप लुसर्न के साथ और साथ साथ जो है आपकी, क्योंकि उस समय आप ज्वार की बुआई करेंगे, लोबिया की बुआई करेंगे, वो भी आपको उपलब्ध होगी। तो इस प्रकार से कई तरह के चारों का मिश्रण दोनों ही मौसम में, चाहे रबी का हो, चाहे खरीफ का हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपको लगातार उपलब्ध होता रहेगा। इसके अलावा जो नेपियर घास है उसका पशुपालक भाई ध्यान रखें, जब कटाई करें तो उसको थोड़ा सा जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से कटाई करें, और उससे क्या होगा कि उसमें जो रूट स्टॉक है वो अच्छा डेवलप होगा, क्योंकि ज़मीन से ज़्यादा नज़दीक से नहीं काटना चाहिए, और थोड़ा सा जो काटने की ऊंचाई है वो थोड़ा सा बदलते रहना चाहिए, उससे रूट स्टॉक को ज़्यादा डेवलप होने में सहायता मिलेगी। और इसमें सामान्यतः जो बीज की जो चुनाव है वो हम अपनी जो है जो वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह से, कोई भी जो जहाँ पे हम बुआई कर रहे हैं, जहाँ पे हमें बुआई करनी है वहाँ पे जो रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं उनका हम चुनाव कर सकते हैं। जिस तरह से चुनाव करके हम बुआई करें, और उसके अलावा जो कृषि से संबंधित जो प्रैक्टिसेस हैं वो जैसे खाद है, बीज हैं, जो सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते रहें, और इससे लगातार आप हरा चारा उत्पादन करते रहेंगे। किसान भाई अगर इस तकनीक के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र हरिद्वार पे संपर्क कर सकते हैं। उनको यहाँ पे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो इस तकनीक को अपना सकें और पशुपालन को ज़्यादा लाभकारी बना सकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है कन्नौज के समर बहादुर यादव ने। आपने गेहूं की फसल में गेरुई रोग के निदान पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। रबी के मौसम में गेहूं खाद्यान्न की एक बहुत प्रमुख फसल है, और इसका उत्पादन अच्छा हो इसके लिए हमें इसके बचाव के सभी उपाय करने चाहिए। गेहूं में मुख्य रूप से पीला रस्ट और ब्राउन रस्ट तथा ब्लाइट रोग अत्यधिक लगते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा पीला रस्ट। गेहूं की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में से एक है पीला गेरुई रोग।
यह रोग गेहूं की फसल में 40 से 60 दिन की अवस्था में ज्यादा देखने को आता है। इस रोग के प्रकोप से गेहूं की फसल से मिलने वाले कुल उपज में 30 से 40% की कमी देखने को आती है। तो क्या है इस रोग की पहचान और कैसे बचाएंगे इस रोग से अपनी गेहूं की फसलों को, आइए जानते हैं। इस रोग में क्या होता है, पत्तियों के ऊपर पीले रंग का, हल्दी के जैसा पीले रंग का पाउडर बनता है। धीरे धीरे पहले तो ये पाउडर धारियों में बनता है, पत्ती के ऊपर धारियों में बनता है, फिर ये पूरी पत्ती पर फैल जाता है और पूरी पत्ती को बाद में झुलस जाती है, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बाधित होती है और गेहूं के दाने बहुत छोटे या कतई नहीं बन पाते हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें सबसे पहली बात तो रोगरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। यदि रोगरोधी प्रजातियों का चयन हम नहीं कर पाते हैं तो यदि गेहूं की समय से बुआई कर दी जाए, समय से मतलब नवंबर के प्रथम सप्ताह में अगर बुआई कर देते हैं तो इस रोग से बचाव हो जा सकता है। और यदि हम गेहूं की फसल को लेट सोइंग माने देर से बुआई करते हैं तो देर से बुआई वाली फसलों में हमें कवकनाशी रसायनों का प्रयोग करके इसको बचाना अवश्य चाहिए। जैसे ही फसल बाली निकलने की अवस्था में आती है उसी समय हमें कवकनाशी रसायन का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हम डाइथेन या 78 यानी जिनेब नामक एक कवकनाशी का 0.25% का घोल का छिड़काव कर सकते हैं। तथा या दूसरा आता है टिल्ट प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल एक कवकनाशी है, इसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करने से पीला रस्ट रोग से हमें बचाव हो सकता है और तथा फसल का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। गेहूं का दूसरा प्रमुख रोग है भूरा रस्ट या ब्राउन रस्ट। इसमें पत्ती के ऊपर ईंट के चूर्ण जैसा कत्थई या भूरे रंग का पाउडर बन जाता है तथा धीरे धीरे पूरी पत्ती झुलस जाती है। इस रोग का प्रकोप भी उसी समय फरवरी या मार्च के समय में होता है और इस रोग का प्रमुख रूप से जो बढ़ता है वो यदि फरवरी मार्च के समय बारिश हो जाती है और वातावरण में अधिक आर्द्रता रहती है तो ये रोग ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। तो इस रोग से बचाव के लिए भी हमें रोगरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए, कवकनाशी रसायनों का उचित प्रयोग करना चाहिए। कवकनाशी रसायन जो बताया आपको प्रोपिकोनाजोल या कार्बेंडाजिम, इनके 0.1% घोल का हमें छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि हम फसल को भूरे रस्ट रोग से बचा सकते हैं। गेहूं की फसल के लिए जो समन्वित रोग नियंत्रण है उसमें सबसे पहले तो रोगरोधी प्रजाति का चयन करें, दूसरा समय से उसकी बुआई करें और तीसरा समय से बीजोपचार करके ही खेत में बोएं तथा फसल में कहीं 2-4 पौधों पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं किसी रोग के तो उसी समय आवश्यकता अनुसार कवकनाशी का प्रयोग अवश्य करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए annadata.up@etv.co.in और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गृहवाटिका और टेरेस गार्डन में फल सब्जियां कैसे लगाएं? लीफ कलर चार्ट के आधार पर गेहूं की फसल में उर्वरक प्रबंधन और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।